हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आई होप कि ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, हेल्थ वाइज भी, और आपने जो गोल सेट किए हैं वो आप उसको अचीव कर पाएँ और अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएँ। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू एमर्ज आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आप बहुत ही टफ, मेंटली टफ, इमोशनली टफ पर्सन बन के एमर्ज कर पाएँ। सो चलिए आगे अपना आज का पहला लेक्चर और इस साल का पहला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। तो चलिए बिना देरी के आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड आज जो पहला टॉपिक है दैट इज़ अबाउट पोटैश। तो आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा क्योंकि ये फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। हम पढ़ते हैं NPK, जब हम सॉइल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं ना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, है ना। तो ये पोटैश बेसिकली पोटैश यहीं से ही आता है ना, KOH से आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक पोटैश। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसे माइन होता है ना। तो इसमें होता क्या है पोटैश में, इट कंटेन्स माइंड एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट्स दैट कंटेन्स पोटेशियम इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म। तो इसमें होता क्या है, इसमें पोटेशियम होता है वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, जो ये के बोलते हैं ना जिसको पोटेशियम, वो होता है इसमें वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, है ना। ये बेसिकली फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, इस टाइप का होता है, देखो ये इस टाइप का होता है ये पोटैश, है ना, ग्रीन का, ये पिंक कलर टाइप का, और ऐसे टाइप में ये फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कनाडा में इसके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है ना, लार्जेस्ट डिपॉजिट्स वहाँ पे हैं। वहाँ पे इनके दो रीजन है, एक है न्यू ब्रंसविक और दूसरा है सस्कचेवान, है ना, सस्कचेवान। ठीक है, तो ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे कनाडा के, जहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं इनके। और 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसका 80% ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं, दैट इज़ कनाडा, बेलारूस, रशिया एंड चाइना। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो 80% ऑफ द वर्ल्ड पोटैश का प्रोडक्शन दे कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, इंडिया में भी कुछ डिपॉजिट्स हैं, कहाँ कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है ना। और बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट्स और सवाई माधोपुर में आपको मिल जाएगा ये, है ना। उसके बाद राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया में इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, पोटैश एज अ मिनरल। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लाउकोनेटिक, ग्लाउकोनेटिक, है ना। ग्लाउकोनेटिक क्या है, ग्लाउकोनेटिक एक पोटेशियम बियरिंग ग्रीन माइका है ना। तो उसका ये एक फॉर्म है ग्लाइकोनेटिक सैंडस्टोन का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पोटेशियम इज एसेंशियली फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़। तो पोटेशियम किस में हेल्प करता है, टिश्यूज़ की ग्रोथ में, हेल्थ में काम, हेल्थ इंप्रूव करने में इसका रोल है। मसल्स और ऑर्गन्स को इम्प्रूव करता है ना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेंटेन करता है, तो इससे आपके हार्ट अटैक्स वगैरह जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, है ना। इसके बाद ये बेसिकली डिराइव होता है कॉस्टिक पोटैश से, दैट इज़ KOH, जिसको बोलते हैं ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट गामा रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, तो गामा रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट्स बेसिकली क्या हैं, ये रेडिएशन यूज़ करते हैं किसका, कोबाल्ट 60 रेडिएशन इसको यूज़ करते हैं। इससे करते क्या है, इससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, है ना, ऑन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ स्पेशली डिजाइंड सेल। ठीक है, तो हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए गामा रेडिएशन का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली कोबाल्ट 60 के रेडिएशन है ना। गामा रेडिएशन इज जनरेटेड, कैसे जनरेट होता है, इट इज़ जनरेटेड बाय द रेडियो आइसोटोप। इसका जब डीके होता है कोबाल्ट 60 का, है ना, कोबाल्ट 60 का जब डीके होता है तो उस डीके में ये रेडिएशन जनरेट होता है ना। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो हमारे साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि इंडिया में ऑलरेडी ऐसे प्लांट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, है ना। कितने हैं, 26 गामा रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट्स ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं कंट्री में, इंक्लूडिंग प्राइवेट पब्लिक, जितने टोटल मिला के 26 गामा रेडिएशन प्लांट ऑलरेडी दे आर इन ऑपरेशन। तो बस इसीलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट टेट्रा इथाइल लेड, है ना। टेट्रा इथाइल लेड क्या है, ये बेसिकली एक एडिटिव है। इसमें क्या होता है, ये पेट्रोल के साथ मिलाया जाता था पहले, टेट्रा इथाइल लेड, है ना, TEL, इसको मिलाते थे, है ना, TTEL बोलते, सॉरी, टेट्रा इथाइल लेड, है ना। तो इसको मिलाते थे, इससे क्या बनता था, इससे बनता था लेडेड पेट्रोल, है ना। आपने सुना होगा ना लेडेड पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि यार क्यों मिलाते थे, है ना, पेट्रोल तो वैसे ही जल जाता है ना, पेट्रोल तो वैसे ही जलता है, पर इसमें मिलाते क्यों थे।
तो एक कंसेप्ट होता है, हम लोग अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते थे वो, दैट इज़ कॉल्ड नॉकिंग इन इंजन्स। तो नॉकिंग क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाता हूँ। नॉकिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी के डोर पे नॉक करते हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब आप खटका रहे हो, है ना। खटकाना मतलब क्या होता है, मतलब आप खटका रहे हो, टक 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 खटकाते हो ना, तो उससे क्या टक 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 की आवाज़ आती है ना। तो वैसे ही जब इंजन में आवाज़ आती है ना ऐसे टक 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 की, उसको हम बोलते हैं नॉकिंग, ठीक है। ये हो गया बहुत ही सिंपल टर्म्स में नॉकिंग का मतलब क्या है। नॉकिंग मतलब नॉक करना, जैसे आप डोर पर नॉक करते हो तो आवाज़ जनरेट होती है टक टक टक, वैसे ही इंजन में आवाज़ जनरेट होती है टक 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 करके, ठीक है। बट ऑब्वियसली आप जाके नहीं खटकाते हो इंजन के पिस्टन में, कौन खटकाता है, फ्यूल खटकाता है, ठीक है। तो जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जलता है, अब जैसे देखो जलता कैसे है, आपको दिखाता हूँ कैसे ये जलता है। जब ये इंजन का पिस्टन है ना, जहाँ पे इग्निशन हो रहा होता है, तो इस टाइप का इंजन का एक पार्ट देखोगे आप, तो इस टाइप का होता है। अगर आप कभी खोल के इंजन खुला हुआ देखोगे तो इस टाइप का होता है, जिसमें एक पिस्टन होता है ना, ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता है, इसी से पावर मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से एयर और पेट्रोल आता है, मतलब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता है, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आता है ना। और फिर जब वो ऊपर तक जाता है तो यहाँ से आग निकलती है, ये आग जो है वो मिक्सचर को इग्नाइट करती है, जिससे पावर जनरेट होती है। इसका क्लोजअप व्यू अगर आप देखोगे तो इस टाइप का होता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये आग कब लगनी चाहिए, ये आग तब लगनी चाहिए जब ये एकदम इधर आ जाता है फुल कंप्रेशन में, तब आग लगनी चाहिए, है ना। तो इससे एनर्जी जनरेट होती है जो पिस्टन को नीचे फेंकती है ना, और उससे हमारा पावर मिलती है, इंजन को पावर मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अब इस केस में होना क्या चाहिए, जनरली होना क्या चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए कि जब यहाँ से ये आग निकल रही है तो ये पूरा का पूरा फ्यूल यूनिफॉर्मली इग्नाइट होना चाहिए, ठीक है, पूरा फ्यूल एक साथ जलना चाहिए। बट आप इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या हो रहा है कि जैसे ही पिस्टन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पहले आग लग जा रही है ना, यहाँ पे पहले आग लग जा रही है, फिर इधर लग रही है, पूरा फ्यूल अच्छे से इग्नाइट नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जब पूरा फ्यूल इग्नाइट नहीं होता है तो ये जो आग लगी ना यहाँ पे, ये जाके इसके वॉल्स पे टक 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 की आवाज़ करने लगती है, ठीक है, इस टाइप से। ये यहाँ पे हिट करते हैं ये फ्यूल, मतलब फ्यूल, और इसका जब एक्सप्लोजन होता है तो यहाँ पे हिट करता है, जिससे नॉकिंग की आवाज़ आती है, टक 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 की आवाज़ आती है, जिसको हम बोलते हैं नॉकिंग, ठीक है। समझ में आ गया, ये कंसेप्ट है नॉकिंग का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हमको पीएचडी नहीं करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हम नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल क्या, मैंने तो आपको बता ही दिया कि क्या हो रहा है। देखो ये जैसे बताया ना कि ये इवनली जो है इग्नाइट होना चाहिए, बट ये इवनली इग्नाइट नहीं होता है, ये हर पॉइंट पे इग्नाइट होता रहता है। तो इससे क्या होता है, अनइवन इग्निशन से क्या होता है, यहाँ पे टक 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 की आवाज़ आती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं नॉकिंग, ठीक है। समझ में आएगा। तो इसको जब टेट्राइथाइल, अब ये यूज़ इसलिए हुआ था, टेट्राइथाइल लेड का यूज़ इसलिए आया था क्योंकि जब हमने इसको मिलाना स्टार्ट किया पेट्रोल से, तो ये जो टक टक की आवाज़ है, नॉकिंग है, वो रिड्यूस हो गई। क्यों रिड्यूस हो गई, क्योंकि इसने फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ा दिया। अभी हम पढ़ेंगे ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर उसने फ्यूल का बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, ये नॉकिंग रुक गई। बस आप ये याद रखो, उससे नॉकिंग रुक गई। लेड को जब हमने पेट्रोल में मिलाया और फिर उसको जब बर्न किया तो उससे नॉकिंग रुक गई, तो ये वाइडली यूज़ होने लगा एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, ठीक है। बट लेड जो है ना, एज इन जनरल बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए भी, और बहुत टॉक्सिक होता है, स्किन इसको रेडली एब्जॉर्ब कर लेती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इन सब से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था और हेल्थ और डिसीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसीलिए हमको इसको हटाना पड़ा। मतलब लेड अब जितना भी पेट्रोल आता है दैट इज़ अनलेडेड पेट्रोल, ठीक है, जिसमें लेड की मात्रा नहीं होती है। लेड की होगी तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लेड वाला पेट्रोल अब यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अल्जीरिया जो है ऐसा लास्ट कंट्री था जहाँ पे स्टिल लेडेड पेट्रोल यूज़ हो रहा था। अब बट वो उसने भी सारे इसके जो रिजर्व्स हैं उसको एग्जॉस्ट कर दिया है। बट अब वर्ल्ड में कोई भी लेडेड पेट्रोल बचा नहीं है। सो फाइनली अभी क्या है, पूरे वर्ल्ड से इसको इरेडिकेट कर दिया गया है, किसको, लेड को। लेडेड पेट्रोल अब कहीं नहीं है, ठीक है। टॉक्सिक इन नेचर होता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ऑक्टेन की बात करते हैं। जो हम ऑक्टेन रेटिंग की बात कर रहे थे ना, कि किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जब हाई होता है, ऑक्टेन नंबर जब हाई होता है, इसका मतलब वो बहुत ही एफिशिएंटली बर्न करता है सिलेंडर के अंदर, और नॉकिंग नहीं होती है, ठीक है, उससे नॉकिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऑक्टेन नंबर होता क्या है, व्हाट इज ऑक्टेन रेटिंग, लेट अस सी। तो ऑक्टेन नंबर इज नथिंग बट बेसिकली क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, किसका, आइसो ऑक्टेन, ये कंपाउंड है, नॉर्मल याद रखो, आइसो ऑक्टेन और सॉरी आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन, ठीक है। इसका मिक्सचर होता है फ्यूल में, बेसिकली आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन,
इसमें कितना आइसो ऑक्टेन है उसका परसेंटेज बताता है ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आइसो ऑक्टेन मान लो कुछ है डिवाइडेड बाय आइसो ऑक्टेन प्लस हेप्टेन कितना है, ठीक है। ये जो परसेंटेज आता है इनटू 100, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेन। ये जो जितना वॉल्यूम आइसो ऑक्टेन का है पूरे मिक्सचर में उसको हम बोलते हैं ऑक्टेन रेटिंग। तो जितना ये आइसो ऑक्टेन ज़्यादा होगा उतना ऑक्टेन नंबर हाई होता है, और जितना ऑक्टेन नंबर हाई होता है उतना नॉकिंग कम होती है फ्यूल में, ठीक है। समझ में आया? तो जो हमारे पेट्रोल इंजन्स होते हैं, है ना, जो हमारे पेट्रोल इंजन्स होते हैं जो पेट्रोल पे चलते हैं, उनके लिए हम ऑक्टेन को डिफाइन करते हैं। उनकी फ्यूल एफिशिएंसी हम ऑक्टेन से डिफाइन करते हैं। जितना बेटर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होगा उतना बेटर वो फ्यूल है, और उतना ही कम नॉकिंग होगा, और उतना ही कम इंजन को डैमेज पहुंचेगा। जबकि जो डीजल इंजन होते हैं, जो डीजल पे रन करते हैं, उनके लिए सेम जो पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड सीटेन। उसको हम बोलते हैं सीटेन नंबर, ठीक है। उसमें भी सिमिलर होता है आइसो सीटेन टाइप का। अगर सीटेन नंबर हाई है तो नॉकिंग कम होगी, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपको बस ये याद रखना है कि जो डीजल वाले इंजन हैं उनके लिए सीटेन नंबर होता है, और जो पेट्रोल वाले इंजन हैं उनके लिए ऑक्टेन नंबर होता है ना। हम लोग अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसको ऐसे याद करते थे, क्योंकि जो डीजल है वो कंप्रेशन पे काम करता है, ठीक है, कंप्रेशन इंजन पे। तो सी फॉर कंप्रेशन, सी फॉर सीटेन नंबर। और ये जो पेट्रोल है दैट वर्क्स ऑन गैसोलीन, तो इसका जो उल्टा है दैट इज ऑक्टेन। बट आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल याद रखो कि पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन पे काम करता है, और जो डीजल है वो उसके लिए हम सीटेन नंबर डिफाइन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो कितना फ्यूल अच्छा है ये हम किससे बताते हैं? ऑक्टेन और सीटेन वैल्यू से, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन एंड फोर्टिफाइड राइस। तो सबसे पहली बात तो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन, ठीक है। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? तो देखो, फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी फूड फोर्टिफिकेशन का सॉरी मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का तो वैसे ही मतलब बहुत सारे होते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम फूड में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, है ना, जो उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो फूड फोर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है? जब हम फूड में कुछ ऐसे चीज़ें डालते हैं, कुछ ऐसे एडिशंस करते हैं जिससे उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा कुछ डाल दिया जिससे उसका कलर चेंज हो गया या फिर उसका टेस्ट बेटर हो गया। टेस्ट और कलर की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। जब भी आप कुछ परचेज करने जाते हो फूड का, तो पीछे लिखा रहता है ना न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, इसमें प्रोटीन इतना है, फैट्स इतना है, कार्बोहाइड्रेट्स इतना है, आयरन इतना है, सोडियम इतना है। तो ये सब चीज़ों को हम इनको इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को। अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए कि भाई कलर और टेस्ट को हम इंप्रूव करें, कलर और टेस्ट तो आप कुछ भी डाल के कर सकते हो ना, एडिटिव डाल के कर सकते हो, कलर डाल के कर सकते हो, है ना, उससे न्यूट्रिशनल क्वालिटी थोड़ी बढ़ेगा, है ना। हमको तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाना है, उसको हम बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही राइस में जब हम उसका न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाते हैं, उसमें आयरन ऐड करके, है ना, उसमें फोलिक एसिड ऐड करके, ठीक है, और बाकी चीज़ें ऐड करके, तो उसको हम बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस, है ना। और इसके लिए स्टैंडर्ड्स कौन डिफाइन करता है? इट इज़ आवर बॉडी ऑफ फसाई, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, जो कि इसके लिए रूल सेट करता है इंडिया में, ठीक है। समझ में आ गया? तो फसाई ने इसकी डेफिनेशन डिफाइन की हुई है फोर्टिफिकेशन की, क्या होती है, क्या डिफाइन की है। तो आपको कभी भी ऐसे मेंस फेंस में आंसर लिखना हो फोर्टिफिकेशन के ऊपर, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन जो खुद फसाई ने दी है ना। तो क्या है डेफिनेशन? डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन अ फूड so as to improve the nutritional quality of food and to provide public health benefit with minimum risk to health, है ना। तो ये आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, जब भी फूड फोर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन आए तो ये कोट कर देना, एज अकॉर्डिंग टू फसाई फूड फोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज ब्ला 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 ब्ला, ये पूरा स्टेटमेंट आप लिख देना, है ना, तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इट इंक्रीजेज द विटामिन एंड मिनरल कंटेंट इन डाइट्स, है ना, तो विटामिन और मिनरल का कंटेंट बढ़ता है। राइस इज फोर्टिफाइड विद आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 अलॉन्ग विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B6, है ना। तो ये सारे विटामिन हम बेसिकली इसमें ऐड करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बल्क ड्रग पार्क की, ठीक है। तो क्या है ये बल्क ड्रग पार्क? तो बेसिकली क्या होता है, अभी एट प्रेजेंट जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, वो बेसिकली जो मेडिसिन बनती हैं, है ना, तो एक बात याद रखो कि जो मेडिसिन बनती हैं, है ना, जैसे आप पैरासीटामोल खाते हो, है ना, जब फीवर होता है तो पैरासीटामोल खाते हो ना, पैरासीटामोल खाने से फीवर क्या होता है? कम हो जाता है आपका, है ना। तो ये जो फीवर कम करता है,
ये गोली जो है, ये जो पूरी गोली होती है पैरासीटामोल की, उसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड इंग्रेडिएंट होता है जो इस फीवर को कम करता है, उसको हम बोलते हैं API, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये मेन काम करता है आपसे, आपकी डिसीज से या जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे फाइट करने का, ठीक है। तो ये जो API है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी नहीं होती है या बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? ऐसा है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है? नहीं, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है इसको मैन्युफैक्चर करने की, बट क्या है कि चाइना से ये APIs आते हैं और बहुत ही सस्ते दाम में आते हैं, तो इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर करने का कोई सेंस नहीं है। क्यों कोई इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा? पहले एक्चुअली इंडिया करता था API मैन्युफैक्चर, बट क्या हुआ कि फिर मास स्केल पे जब चाइना में इसका प्रोडक्शन होने लगा, तो चाइना बहुत ही सस्ते में देने लगा, तो इसीलिए हम वहाँ से अब इम्पोर्ट करने लगे। और एक्चुअली में इंडिया में 80% जो इम्पोर्ट है API का, दैट इज़ फ्रॉम चाइना, है ना। 80% जो इंडिया APIs है वो बाहर से इम्पोर्ट करता है, बेसिकली चाइना से ही इम्पोर्ट करता है ना। तो ये जो बल्क ड्रग है, इसी को ही हम API बोलते हैं, मतलब जो एक्चुअली में काम करती है ना। अ की इंग्रेडिएंट विच लेंड्स इट्स डिजायर थेरेपेटिक इफेक्ट और प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, है ना। जो आपको जो जिस काम के लिए आप देखो दवाई खा रहे हो, अब फीवर को कम करने के लिए अगर दवाई खा रहे हो, तो फीवर को कम करने के लिए जो मेजर चीज़ है दैट वुड बी API, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो अब इसी को ही इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी बल्क ड्रग पार्क की, ठीक है। बल्क ड्रग पार्क, इसमें क्या होना था, इसमें बेसिकली 3 ऐसे पार्क्स बनने थे, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो 1000 करोड़ देती इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना। तो इसी 3 पार्क को इस्टेब्लिश इसमें करना है ताकि इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, एंड टू एंड इंडिया में ही बने, है ना। अब इसके लिए साइट प्रपोज करनी थी, कोई भी एक स्टेट जो है वो एक साइट ही प्रपोज कर सकता है इसमें, है ना। तो हिमाचल प्रदेश ने बेसिकली हिमाचल प्रदेश बोला है हम हमारे स्टेट में एक होना चाहिए ये, क्योंकि वहाँ पे फार्मा का ज़्यादा है ना। तो बस इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम किसकी। अब इसमें जो ये ज़मीन वमीन है, इसको इतना क्या ही याद रखोगे, पढ़ लेना एक बार कि जो ज़मीन होनी चाहिए वो 1000 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए नॉर्मल प्लेन एरियाज़ में, और हिली स्टेट में 700 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं INS विक्रांत की। तो INS विक्रांत क्या है? ये बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब जैसे शिप्स में एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना, तो उस टाइप का है ना। जिसका 3rd फेज ऑफ ट्रायल जो है वो अभी स्टार्ट हो गया, सी ट्रायल इसका स्टार्ट हो गया था अगस्त में, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहला डोमेस्टिकली मतलब इंडिजीनियसली इंडिया में बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है ना। इससे पहले आपने वो विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, है ना, विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य। तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर था लार्जेस्ट इंडिया का। वो हमने कहाँ से लिया था? वो बेसिकली रशिया की जो रशिया की डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट क्रूज कैरियर था, उसका हमने लेके उसको रिवैम किया था और उससे हमने विक्रमादित्य बनाया था। तो मैं दिखा देता हूँ आपको विक्रमादित्य कैसे दिखता है। विक्रमादित्य ऐसा दिखता है, देखो इतना बड़ा सा ये पूरा शिप रहता है ना। ये पूरा रनवे है आपका, है ना, जहाँ पे एयरक्राफ्ट आपका ये एक स्ट्रिप है जहाँ से छोटे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं, और ये पूरा बड़ा एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के लिए पूरा ऐसे शिप रहता है ना। तो इसी को बोलते हैं हम एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना। दिस इज INS विक्रमादित्य, ठीक है। तो तो अब बात बोलने वाली ये है कि ये जो विक्रांत है वो इंडिया में जीनियसली बिल्ड है, और डिफरेंस कैसे है इसका विक्रमादित्य से, कि विक्रमादित्य जो था वो स्टीम प्रोपेल्ड था, है ना। इट वॉज स्टीम प्रोपेल्ड, स्टीम बाहर जाती थी और वो आगे प्रोपेल होता था। जो विक्रांत है दैट इज पावर्ड बाय टर्बाइंस, है ना। तो यहाँ पे गैस टर्बाइंस काम करते हैं। जो गैस टर्बाइंस किसने बनाए हैं? गैस टर्बाइंस बनाए हैं अपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने। तो आप बोलोगे ये इंडिजीनियसली डेवलप कैसे हुआ? हमने भाई बस इंजन जनरल इलेक्ट्रिक से लिए हैं, और जो कि उन कमीशन जो हुआ है वो इंडिया की ही इनकी सब्सिडियरी ने किया है ना। और HAL ने मिलके इसको असेंबली करी है और पूरा बनाया है ना। तो ये पूरा इंडिया में ही बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और था INS विशाल, वो सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर है ना। तो बस आपको ये याद रखना है, जो विक्रमादित्य है और विक्रांत है, विक्रांत इज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब उसके बाद बात करते हैं किसकी? ICGS विग्रह की। व्हाट इज ICGS? इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना। तो ये बेसिकली 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो L&T कोस्ट गार्ड ने बनाई है ना, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। कहाँ पे है ये? विशाखापट्टनम, बस इतना ही याद रखना है, नाम में आया था तो मेंशन कर दिया। उसके बाद दूसरा है ऑपरेशन देव शक्ति। व्हाट इज ऑपरेशन, सॉरी, देवी शक्ति। व्हाट इज ऑपरेशन देवी शक्ति? इसमें बेसिकली जो अभी अफगानिस्तान से लोगों को
जो वहाँ पे इंडिया के सिटीजन्स फंसे हुए हैं और जो अफ़गान पार्टनर्स हमारे फंसे हुए हैं उनको अफ़गानिस्तान से एवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसमें 800 लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ मालाबार 21। तो रिसेंटली जो नेवीज़ हैं, किन की नेवीज़, क्वाड नेशंस की। क्वाड नेशंस में कौन कौन आता है, क्वाड नेशंस कौन कौन आता है, इंडिया आता है, यूएस आता है, जापान आता है एंड ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इन चारों कंट्रीज़ ने बेसिकली इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, मालाबार 21। तो क्या ये शुरुआत से ही ऐसी है? नहीं, शुरुआत से ऐसी नहीं थी। पहले इंडिया और यूएस के बीच में हुआ करती थी, फिर 2014 में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया और रिसेंटली 2020 में ऑस्ट्रेलिया को फॉर्मली इसमें इंक्लूड कर दिया गया। अब आपको पूछने वाला क्वेश्चन ये है कि क्यों हम ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो ये बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि चाइना को हम कंटेन कर पाएँ इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना। चाइना का प्रेजेंस ताकि इतना ना हो जाए कि भाई एक तरफा हो जाए वो, है ना। तो चाइना के प्रेजेंस को कंटेन करने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया को भी अब इंक्लूड किया है ना। आप देख रहे होगे चाइना यहाँ पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट उसने ले लिया है लीज पे, है ना। और फिर जो डिस्प्यूट भी आता रहता है, ये जो आपने पढ़ा होगा स्पार्टली आइलैंड्स, है ना, नटूला आइलैंड्स, चाइना की 9 लाइन है, वो बोलता है कि ये सारा हमारा ही रीजन है ना। तो वो इन सब से क्या कर रहा है, इन सब से वो अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उसको कंटेन करने के लिए सब लोग मिल के टैकल कर रहे हैं इस चीज़ को। ये उन्होंने, इंडिया का ये प्लान है कि हम क्वाड के थ्रू चाइना को कंटेन करेंगे, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि यार आप ग्रुप में काम करोगे तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हो, है ना, रादर देन एक कंट्री। अब चाइना पूरी पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी से तो फाइट नहीं कर सकता ना, है ना। मान लो वर्ल्ड की सारी इकॉनमी एक साथ आ गई, है ना, तो चाइना से तो नहीं कम्पीट, चाइना अकेले थोड़ी कम्पीट कर पाएगा, है ना, घेर के मार देंगे सब, है ना। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक में। अच्छा हाँ, ये जो एक्सरसाइज है मालाबार वाली, ये हुई कहाँ, क्वाम में, ठीक है। तो हमारे लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वाम की लोकेशन हम देख लेते हैं, वेयर इज़ क्वाम। तो क्वाम बेसिकली पैसिफिक आइलैंड, एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे देखो ये चाइना के ना ज़्यादा पास है, यहाँ पे है, ये चाइना के ज़्यादा पास है रादर देन यूएस। तो ये बेसिकली यूएस की आउटसाइड आइलैंड टेरिटरी है ना। क्या है ये, देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया यार, हाँ। गुआम इज़ अ यूएस आइलैंड टेरिटरी इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन विच इज़ मच क्लोजर टू चाइना इन द ईस्ट, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिकली हुई एक्सरसाइज वहाँ पे गुआम इन पैसिफिक ओशियन। तो इसीलिए मैंने लोकेशन ऐड कर दी इसमें आपको दिखाने के लिए कि ये कहाँ पर है। तो ये इधर है ना। तो आपको याद रखना है चाइना के ज़्यादा पास है रादर देन ये यूएस, ठीक है। चलो अब क्विज करते हैं, +2 -0.66, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इज अबाउट मालाबार 21, अभी डिस्कस किया है। इज एन एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। आपको बताना है पहला क्या है, इंडिया यूएस, फिर इंडिया जापान यूएस, इंडिया जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया। तो हमने क्या पढ़ा था, क्वाड नेशन सब ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। तो किसके किसके बीच में है, इंडिया जापान यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, सब इसमें पार्टिसिपेट किए। आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अबाउट ऑपरेशन देवी शक्ति है ये, सॉरी देव नहीं है, देवी शक्ति है। ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि ऑपरेशन देवी शक्ति किससे डील करता है। तो पहला क्या है, टू एश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल्स इन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। क्या ये है, क्या ये है कि नहीं है, ये नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। बट आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस ऑपरेशन का क्या नाम है ना। व्हाट इज़ दिस ऑपरेशन कॉल्ड, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन शक्ति, क्या नाम था इसका, ये हुआ था पिछले साल हुआ था, इसका नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ये वाला जो ऑपरेशन है जिसमें हमने पर्शियन गल्फ से अपनी इंडियन वेसल्स को रेस्क्यू किया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ठीक है। ये आपको बताना है कमेंट करके। तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति तो नहीं है। दूसरा क्या है, इवैक्यूएटिंग स्टक इंडियंस फ्रॉम मालदीव्स, ये भी नहीं है। तीसरा क्या है, इवैक्यूएटिंग इंडियन सिटीजन्स एंड अफगान पार्टनर्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो हमने पढ़ा कि इट इज़ अबाउट गेटिंग देम बैक फ्रॉम अफगानिस्तान, है ना। चौथा क्या है, प्रोवाइडिंग वैक्सीन सप्लाईज टू बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये भी गलत है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉकिंग इन इंजन्स। तो अभी हमने डिस्कस किया था ये कंसेप्ट, लेट्स सी पहला कंसेप्ट क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है, नॉकिंग रेफर्स टू द नॉइज दैट इंजन जनरेट्स व्हेन द कंबशन ऑफ द फ्यूल डज नॉट हैपन इवनली, है ना। तो ये हमने देखा था कि ये सही है कि नॉकिंग इसीलिए होता है कि फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाता है, मतलब इवनली बर्न नहीं कर पाता है, सॉरी, तो उस वजह से होता है। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, यूजिंग हायर ऑक्टेन रेटिंग फ्यूल रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ नॉकिंग इन इंजन्स। तो ये भी सही है, जितना हायर ऑक्टेन नंबर होगा फ्यूल का उतना वो बेटर फ्यूल है और वो उतना ही उसका चांस जो है नॉकिंग का वो कम होगा।
तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, यूजिंग लोअर सीटेन रेटिंग फ्यूल रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ नॉकिंग इन इंजन्स। तो सीटेन रेटिंग हमने डिस्कस किया था कि सीटेन रेटिंग भी हाई होना चाहिए। सीटेन किस में यूज़ होता है, डीजल इंजन के डीजल फ्यूल्स में यूज़ होता है ना, तो दिस इज़ रॉन्ग, लोअर नहीं हायर होना चाहिए। चौथा क्या है, अर्लियर टेट्राइथाइल लेड वाज यूज्ड विद पेट्रोल टू इंप्रूव द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द फ्यूल टू रिड्यूस नॉकिंग। तो ये सही है, पहले लेडेड पेट्रोल इसीलिए यूज़ हो रहा था ताकि वो नॉकिंग को हम कम कर सकें, क्योंकि वो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड फोर्टिफिकेशन। इट रेफर्स टू एडिंग एडिटिव्स टू द फूड टू इंक्रीज इट्स टेस्ट, कलर एंड टेक्सचर। क्या ये सही है? बताओ भाई, कंसेप्ट समझाया था फोर्टिफिकेशन का, नहीं सही है ये। क्यों नहीं सही है? क्योंकि फोर्टिफिकेशन में हम न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ना कि टेस्ट, कलर और टेक्सचर को बढ़ाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फूड, मतलब इसमें एडिटिव्स, बेसिकली ये फूड एडिटिव्स होते हैं जो ये ऐसा काम करते हैं, बट हम फोर्टिफिकेशन में न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाते हैं, है ना। तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है, फसाई इज द अथॉरिटी दैट स्पेसिफाइज फूड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो दिस इज करेक्ट, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कितने नंबर आ रहे हैं इसमें ना। 4-5 क्वेश्चन हम रोज़ डिस्कस करते हैं, एंड प्लीज़ डू इट रिलीजियसली। थैंक यू सो मच। फॉर मोर courses you can log on to www.thelaymanway.com and please leave us a review like other students have done and explore our YouTube as we already say. So thank you so much guys, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।